स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के बाद हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किया है ग्राउंडनट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। इसका एक बार रिकैप देख लेते हैं। ओरिजिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ग्राउंडनट का कर लिया था हम लोगों ने, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कर दिया था, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, डिस्कस कर चुका है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लिया था। सिर्फ एक हमने लास्ट क्लास में वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, हमने गलती से एपिजियल जर्मिनेशन बोल दिया था, सो करेक्ट कर लीजिए। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ओके। हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है ग्राउंडनट में। हमने प्रोजेनेटर्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे, आपको प्लांट के हैबिट कैसे स्प्रेडिंग टाइप होता है, कैसे आपको बंच टाइप का होता है, कौन से उसमें स्पीसीज या वैराइटीज हैं, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ग्रोथ स्टेजेस भी डिस्कस कर लिया था। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने फ्लावरिंग तक डिस्कस कर लिया था। फ्लावरिंग मैंने बोला पेपिलोनेसियस है, सारे पेपिलोनेसियस एक है, अरहर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को बता रहा था पैग डेवलपमेंट। पैग होता क्या है? पैग होता है जो वैसा पार्ट मूंगफली का जो मूंगफली के फूल को फर्टिलाइजेशन के बाद जमीन के अंदर पुश करने का काम करता है। पैग वैसा इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो बीच में कहीं पर पाया जाता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है जो आपको ओवरी के जस्ट पीछे पाया जाता है। ये एक्टिवेट होता है जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको पैग जो है एक्टिवेट हो जाएगा। पैग एक्टिवेट होने का मतलब है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। उसमें आपको सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, तो वो लंबा होने लगेगा। लंबा होगा तो वो पुश करेगा जो है फर्टिलाइज ओव्यूल को या ओवरी को जमीन की तरफ, और जमीन की तरफ पुश करेगा तो इसका मतलब है वो जमीन की तरफ जा रहा है। जमीन की तरफ जा रहा है मतलब इसका कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब जो जमीन की तरफ जाए, ग्रेविटी की तरफ जाए। और होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो जमीन से ऊपर जाता है। जैसे शूट का प्लांट ग्रोथ ऊपर होता है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है उसमें। रूट्स जनरली आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, और लेकिन कुछ है न्यूमेटोफोर्स वगैरह जैसे वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ओके। लेकिन पैग रूट नहीं है। पैग आपको फ्लावर के पोर्शन है जो ओवरी के जस्ट पीछे पाया जाता है। एक्टिवेट होगा और आपको ओवरी को जमीन की तरफ पुश करेगा। सॉइल के अंदर जैसे ही जाएगा वो 2 से 4 सेंटीमीटर के बाद वो उसके बाद वहां पर डायजियोट्रॉपिक हो जाता है। डायजियोट्रॉपिक मतलब आपको डायगोनली हो जाएगा। उसके बाद वो वहां पर फ्रूट का डेवलपमेंट होने लगेगा, लेग्यूम बन जाएगा वो आपको, ठीक है। पैगिंग हमने बता दिया है। सॉइल सरफेस जो है सरफेस में 2 से 8 दिन में पहुंच के वहां पर फिर बंच टाइप में या फिर स्प्रेडिंग टाइप में वो आपको 5 से 10 दिन लगता है, ठीक है। उसी तरह हर पैग पॉड नहीं बनाता है। कुछ पैग आपको सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, नहीं पहुंच पाते जमीन तक। तो सिर्फ एक अराउंड फिगर है, एवरेज है 44% जो है पैग पॉड बनाता है, ओके। तो ये आप समझ सकते हो पैग होता क्या है। पैग जो है अगर देखना चाहें, पैग जो है आपको देखिए ये फ्लावर है, तो यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर ओवरी है, ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मतलब पोलन आया आपको ओवरी को, स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा से आपको फर्टिलाइज किया ओवरी को जैसे फर्टिलाइज होगा तो ये आपको पैग होता है जस्ट पीछे इसके इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ये ग्रोथ करना शुरू करेगा तो इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन हुआ जमीन के अंदर जैसे पहुंचा यहाँ पर, तब फिर वो पॉड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखिए जमीन के अंदर पहुंचने के बाद, और ये यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड पॉड है तो वो नहीं पहुंच पाया। ये सीड पॉड है, फर्टिलाइज भी हो सकता है लेकिन वो सही से डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। उसी तरह ये सीड होते हैं। डाइकोटिलेडनस प्लांट है आपको मूंगफली यानी कि सैपोचिया। डाइकोटिलेडनस मतलब दो कोटिलेडन्स है। 2 कोटिलेडन होने का मतलब ये इसलिए डाइकोटिलेडनस, एक कोटिलेडन 2 कोटिलेडन। ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में ऊपर वाला पोर्शन आपको प्लीम्यूल होता है और ये रेडिकल होता है। प्लीम्यूल यहीं पर डेवलप हो गया है तो आपको कोटिलेडन्स को ऊपर पुश नहीं करेगा, तो इसलिए हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसमें, ठीक है। टेस्टा जो रेड कलर का जो पतला ऐसा थिन मेम्ब्रेन होता है सीड के ऊपर में, तो सीड कोट कहते हैं, उसको टेस्टा भी बोलते हैं। अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 5 से 10 दिन जर्मिनेशन का टाइम लेता है आपको
मूंगफली के। उसी तरह बंच टाइप जो है कोई सीड डोरमेंसी नहीं पाया जाता है, जबकि 1 से 6 महीने तक का आपको स्प्रेडिंग टाइप के सीड में डोरमेंसी पाया जाता है। अगर सीड में डोरमेंसी पाया जाता है तो हीट ट्रीटमेंट या इथाइलिन ट्रीटमेंट से हम लोग उसको सीड डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लांट जो है 40 दिन के बाद जो है 40 दिन तक बहुत स्लो ग्रो करता है। ठीक है, 40 दिन तक बहुत स्लो ग्रो है, उसके बाद वो बहुत 40 से 100 दिन तक में 5 गुना फोल्ड जो है इंक्रीज हो जाता है उसकी ग्रोथ में। और ये ठीक है, और ये 25 से 40 दिन में जो फ्लावरिंग देता है, ये फ्लावरिंग जो है बंच टाइप में अर्ली होता है और स्प्रेडिंग टाइप में लेट फ्लावरिंग होता है। ठीक है, 20 से 60 दिन तक में आपको फ्लावरिंग होता रहता है, फिर उसके बाद फ्लावर फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ओके, इसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन होता है स्टेम में, उसमें फ्लावर बियर करते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में फ्लावर बियर नहीं करता है जनरली। ठीक है, पेक पेनिट जो है सॉइल जो 7 सेंटीमीटर तक जा सकता है अंदर। ठीक है, पेक डेवलपमेंट जो पेनिट्रेट करता है सॉइल को। तो ये आपको पेक डेवलपमेंट का पूरा स्टेजेस है, देख सकते हो। पहला स्टेज जो है, पहला जो दिख रहा है फोटो, पहला जो फोटो है ये आपको मतलब जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद का है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये पैक जो है इलोंगेट करना शुरू हुआ, इलोंगेट करते करते आपको अब जमीन के अंदर गया, तब वहां पर जमीन के अंदर पहुंचने के बाद वो आपको पॉट में डेवलप हो रहा है पैग। ठीक है, तो पैग टर्म है, पैगिंग किस में होता है, पैग क्या होता है, पैग किस में पाया जाता है, पैग का काम क्या होता है, ये आप सब समझ सकते हो। ओके, उसी तरह जो 7 से 70 दिन रिक्वायर्ड होता है पूरा पॉट डेवलपमेंट के लिए, किसमें, बंच टाइप में, और ज्यादा 50 से 60 दिन लेता है बंच टाइप में, और 60 से 80 दिन लेता है डेवलपमेंट में। पैक डेवलपमेंट जो होता है पूरा पॉट डेवलपमेंट, वो आपको स्प्रेडिंग टाइप में ज्यादा समय लेता है और बंच टाइप में कम समय लेता है पॉट डेवलपमेंट का। इसलिए जो है मूंगफली का फसल जो आपको बंच टाइप का है वो आपको 100 दिन तक में पूरा हो जाता है, 100 से 105 दिन में, जबकि वो 130 से 135 दिन तक का लेता है आपको स्प्रेडिंग टाइप में। ठीक है, वैराइटीज है, वैराइटीज आपको याद करना होगा। स्पेनिश टाइप का वैराइटीज है, ठीक है, वैलेंसिया टाइप की वैराइटीज है, वर्जीनिया टाइप के और वर्जीनिया रनर टाइप के। तो रनर टाइप का जो है वो आपको फैलने वाला होता है, और वैलेंसिया टाइप का जो सेमी स्प्रेडिंग होता है, मतलब वो बंच और रनर के बीच का होता है, लेकिन वो बंच ही माना जाता है उसको, और स्पेनिश पूरा बंच टाइप का होता है। ओके, अगर हम बिहार की कंडीशन में देखें तो बिहार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कुछ किसानों के लिए रिकमेंड किया है, तो उसमें जो है AK-1224 कुबेर और GL-24 जो है आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब बंच टाइप का है। देख सकते हैं आप 100 से 105 दिन तक का है मैक्सिमम, इसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, और ये बंच टाइप का है। और एक फैलने वाला है जो स्प्रेडिंग टाइप का, वो 130 से 135 दिन पकने में लेता है। ठीक है, क्लाइमेट जो है ये वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में अडेप्टेबल होता है, ये प्लांट मतलब अडेप्ट कर सकता है, वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, लेकिन लो लाइट इंटेंसिटी जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, मतलब फ्लावरिंग कम हो जाएगा अगर रोशनी कम होगा, और क्लाउडी वेदर होने का मतलब है कि इंटेंसिटी कम होगा लाइट का, तो भी फ्लावरिंग हैम्पर हो सकता है। ओके, टेम्परेचर 20 से नीचे अच्छा नहीं करता है प्लांट, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर अच्छा नहीं करता है, तो इसका जो एवरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री अच्छा ग्रो करने के लिए है। ठीक है, अगर एक बार ये स्टैब्लिश हो जाए फील्ड में, तो ये आपको फ्लड कुछ दिन तक फ्लड है, लेकिन अगर पानी अच्छे से निकाल दे फ्लड का, तो ये टॉलरेट कर सकता है फ्लड को, और ड्रॉट को भी कुछ हद तक आपको टॉलरेट कर सकता है। ये जो है 500 से 1000 वाले जो मिलीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में अच्छा प्रोड्यूस करता है, लेकिन 300 से 400 में भी अगर अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूशन है तो गुड क्रॉप हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम सॉइल टाइप देखें और फील्ड प्रिपरेशन देखें, तो सॉइल टाइप के लिए हम लोग वेल ड्रेन सॉइल जो होता है बहुत अच्छा होता है, मिट्टी के अंदर पानी लगा नहीं होना चाहिए, लाइट कलर्ड लूज फ्राइबल एंड सैंडी लोम लूज रहे तो जितना अच्छा पॉट पेनिट्रेट कर पैक को पेनिट्रेट करने के लिए भी आसानी होता है, रूट को फैलने में भी आसान होगा, और आपको पॉट डेवलपमेंट में भी आसान होगा, इसलिए लूज फ्राइबल और सैंडी लोम को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम भी और ऑर्गेनिक मैटर दे तो और अच्छा करता है प्लांट, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर। सैंडी लोम इज मोर सुटेड देन क्ले, क्ले बहुत हार्ड होता है सूखने के बाद, तो सैंडी लोम को प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो पैक को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। अगर पीएच रेंज 5 से 7 है, अगर ज्यादा एसिडिक है तो 6 to 6.5 पीएच अच्छा होता है इस क्रॉप के लिए। सलाइन के लिए ये लेस सुटेबल है, सलाइन सॉइल में ग्रो करना इसको मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि सलाइन सॉल्ट के लिए टॉलरेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम सॉइल फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो एकदम फाइन टिल्ट होना चाहिए, मतलब बहुत भुरभुरा मिट्टी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हार्ड पैन अगर जमीन के नीचे बन रहा है, ऊपर वाले लेयर के अंदर वाले सेकंड लेयर में, अंदर वाले लेयर में हार्ड पैन बन रहा है, तो हम लोग चिजलिंग करके हार्ड पैन को भी तोड़ते हैं ताकि रूट डेवलपमेंट और पैक डेवलपमेंट अच्छा से हो। ठीक है, लाइम का और एफवाईएम का जो है ट्रीटमेंट 2 लीटर पर हेक्टेयर जो है लाइम के साथ अगर हम लोग दें, चूना के साथ, तो और अच्छा रहता है। फार्म बेड्स एंड चैनल्स बना करके इनको ग्रो किया जाता है। सीड रेट 140 kg होता है रेनफेड के लिए, मतलब अगर पानी बरसात वाले दिन में है, और इरीगेटेड है, इरीगेटेड मतलब हमारे पास इरीगेशन है, फैलेगा प्लांट तो कम सीड में कम पॉपुलेशन में काम चलेगा, तो 125 kg होता है। अगर सीड बड़ा है, बोर्ड सीडेड क्रॉप है, ये वैरायटी है, जैसे JL21, CO2 और TMB10 जो है बड़े सीड वाले हैं, मूंगफली हैं, तो इनके लिए हम लोग 10% बढ़ा देते हैं, मतलब 140 की जगह 154 kg लगेगा। हाँ, 125 की जगह पर 135 किलो लगेगा, 137 किलो 140 किलो के आसपास लगेगा। ठीक है, उससे स्पेसिंग जो है अगर हम देखें तो 30 गुना 10 सेंटीमीटर, 30 प्लांट टू रो एंड 10 प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखते हैं। लेकिन अगर जिस एरिया में रिंग मोज़ेक प्रीवेलेंट है, रिंग मोज़ेक डिजीज होता है, वायरल डिजीज है, अगर प्रीवेलेंट है तो अगर प्लांट में वो दिख रहा है तो प्लांट को हम लोग को डिस्कार्ड करना, रॉक करना या उखाड़ के फेंक देना होता है। तो वहां पर हम ज्यादा पॉपुलेशन लगाते हैं ताकि हमें उखाड़े तो फिर बाद में हमारा पॉपुलेशन कम ना हो जाए। ठीक है, अगर सोइंग है तो सोइंग जो है रेनफेड में हम ड्रिल, गोरू या फिर कंट्री प्लॉ के पीछे में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इरीगेटेड कंडीशन है तो डिबलिंग से हम लोग 4 सेंटीमीटर डीप में कर सकते हैं हम लोग। रेनफेड के लिए अगर हमारा जो ये है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, 10 kg नाइट्रोजन, 10 kg फॉस्फोरस, 45 kg पोटाश हम लोग रिकमेंडेड डोज है। उसी तरह इरीगेटेड के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 17, 34, 54 NPK डालते हैं। ठीक है, अगर इरीगेटेड कंडीशन में है तो हम लोग सल्फर भी दे सकते हैं 60 kg पर हेक्टेयर फॉर सलज को। ठीक है, जिप्सम जो है अगर हम 40 से 45 दिन बोने के बाद दें, डेज आफ्टर सोइंग होता है DS, तो 400 kg हम लोग कैल्केरियस सॉइल डाल सकते हैं। नॉन कैल्केरियस सॉइल पे हम लोग जिप्सम डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कैल्शियम नहीं है, नॉन कैल्केरियस सॉइल अगर है तो। ठीक है, अप्लाई बाय द साइड एंड इरीगेट, मतलब प्लांट के साइड में हम लोग डालते हैं, प्लांट के बगल बगल में एक लाइन से डाल देंगे और उसके बाद पानी दे देते हैं, तो जिप्सम ट्रीटमेंट इस तरह हो सकता है। इरीगेशन मैनेजमेंट है, इरीगेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है पानी को हम लोग कितना और कब दें। तो एवरेज सॉइल मॉइस्चर अगर 25% से नीचे जा रहा है तो हम लोग को पानी देना चाहिए। अगर हमारा इरीगेशन वाटर और क्यूमुलेटिव फॉस्फोरेट ट्रांसपिरेशन है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना हो कि हम लोग पानी दें। अगर IW और CP हो गया इरिगेटेड वाटर एंड इरिगेशन वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैन इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर 0.5 40 दिन पे तक हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं, अगर इतना पे है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद फ्लावरिंग के स्टेज में पानी कम नहीं होना चाहिए, तो 75 से ज्यादा 0.75 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग जैसे कम होगा पानी दे देना चाहिए हमें। ठीक है, इस क्रॉप के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 400 to 600 मिलीमीटर होता है, मतलब 40 to 60 सेंटीमीटर हम लोग दे सकते होता है। ठीक है, पानी रिक्वायर होता है टोटल ग्रोइंग पीरियड में। सोइंग और प्री सोइंग इरिगेशन भी दिया जाता है, मतलब सीड सो करने में बोने के पहले और बोने के बाद भी देना होता है। 20 दिन के बाद सोइंग के 20 दिन के बाद भी पानी देना होता है। फ्लावरिंग स्टेज पे 2 इरिगेशन चाहिए होता है, पेगिंग में 1 या 2 इरिगेशन अगर दे तो अच्छा है, और पॉट डेवलपमेंट में 2 से 3 इरिगेशन चाहिए होता है। अभी 400 से 600 मिलीमीटर को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि कितना पानी कब दे, कितने पानी है और कब कब देना है। ठीक, वीड मैनेजमेंट है तो मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं आप, स्टीयरिंग ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को पलट करके, हाउस से ऑक्सीजन भी जाएगा तो पैक जो है डेवलपमेंट और पॉट डेवलपमेंट में आसानी होता है, अच्छा होगा, ग्रो होगा, लूज रहेगा मिट्टी, तो स्टीयरिंग करने से वीड मैनेजमेंट भी हो जाएगा आपको और सॉइल भी लूज हो जाएगा। प्री सोइंग जो है हम लोग फ्लोरोक्लोरालिन भी दे सकते हैं, फ्लूक्लोरालिन दे सकते हैं आपको, हर्बिसाइड है या मेटाक्लोर भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हर्बिसाइड नहीं देना है तो 20 दिन बोने के 20 दिन के बाद और 40 दिन के बाद हम लोग 2 बार हैंड से वीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 20 से 40 दिन मतलब पहले 40 दिन हमारा जो है बहुत स्लो ग्रोथ होता है प्लांट का ना, जब एक बार प्लांट स्टैब्लिश हो जाता है तो वीड का कंपोजिशन कम हो जाता है, लेकिन जब शुरू में कम तेजी से ग्रो कर रहा है तो उस समय हमें वीडिंग करना पड़ेगा, तो 2 वीडिंग 40 दिन पे और मतलब 2 बार, एक बार आधे एक बार उसके बाद में, उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो 20 दिन और 40 दिन बोने के बाद हम लोग दे सकते हैं। पैक फॉर्मेशन बता ही चुके हैं, पैक फॉर्मेशन ऑक्सीजन अगर दे रहे हैं तो पैक फॉर्मेशन को और वो प्रोमोट करता है। ठीक है, डेली टेम्परेचर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो
हम लोगों को पैकिंग को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, बंच टाइप में ज्यादा पैक बनता है और स्प्रेडिंग टाइप में कम बंच में कम बनता है। ठीक है, और लेंथ जो है प्लांट पे डिपेंड करता है पैक का। ओके, मैच्योरिटी है प्लांट, अगर हम कैसे पता चलेगा कि प्लांट मैच्योर हो गया, तो पहले सबसे पहले हम लोग फोलियज देखते हैं, पत्ती। पत्ती देखने का मतलब अगर पत्ती पीली होने जा रही है और पत्ती पे धब्बे आने लग रहे हैं तो समझिए कि प्लांट मैच्योर हो रहा है, और पत्ती गिरने लगती है तो समझिए प्लांट मैच्योर हो गया है। हार्डनिंग एंड टफनेस ऑफ पॉड, पॉड उखाड़ के अगर एक दो हम देखें थोड़ा सा निकाल करके तो हार्ड हो जाएगा पॉड्स, जो पूरा छिलका सहित। ठीक है, और अंदर में अगर हम देखें तो अंदर की तरफ टैनिन कलर का जो है डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है। डार्क टैनिन डिस्कलरेशन जो है मतलब कलर हटने लगता है अंदर की तरफ पॉड में, तो वो समझते हैं कि हम लोग पॉड डेवलप हो रहा है। और जब हम लोग सीड देखते हैं अंदर का कर्नल, तो वो जो होता है कर्नल अनरिंकल्ड है, मतलब झुर्री नहीं रहेगा, चिकना रहता है एकदम बिल्कुल। ठीक, और टेस्टा जो होता है सीड को जो पतला ऐसा लेयर रहता है मूंगफली के बीच पे, वो उसमें कलर शुरू हो जाएगा, कलर आ जाएगा, तो वो समझ जाइए कि आपका मैच्योर हो गया। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद हम लोग को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हार्वेस्ट में डिले करते हैं तो 5 से 15% तक हम लोग को लॉस हो सकता है। ठीक है, बंच टाइप में बता चुके हैं 100 से 105 दिन लेता है आपको मैच्योरिटी के लिए, और स्प्रेडिंग के लिए 130 से 100, स्प्रेडिंग टाइप के लिए 130 से 135 दिन लेता है आपको मैच्योर होने के लिए क्रॉप। ठीक है, और जब मैच्योर हो जाएगा हम लोग हार्वेस्ट करना है तो क्या करते हैं, अपरूटिंग करते हैं। अपरूटिंग मतलब उखाड़ना होता है। अब उखाड़ना है तो बंच टाइप में हम लोग ब्लेड हैरो या ट्रैक्टर डाउन डिगर से खुद खोद के उखाड़ लेते हैं। जबकि अगर स्प्रेडिंग टाइप है तो पूरा डिगिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रेडिंग में फैला रहेगा ज्यादा पर प्लांट, तो हम लोगों को स्प्रेडिंग टाइप में डिगिंग करना पड़ेगा। और बंच टाइप में हम लोग मशीन का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज के लिए प्लांट्स विद पॉट्स ड्राइड फॉर 2 डेज। अब प्लांट जब हम उखाड़ लिए तो उसको 2 दिन तक सूरज में मतलब धूप में ही आपको सूखने दे देते हैं 2 से 3 दिन में। फिर उसके बाद प्रॉपर ड्राइंग हो गया, कैसे पता चलेगा, तो पॉट शुड बी, पॉट को अगर हम हिलाएं तो वो रैटलिंग साउंड देगा, झंझनाहट का आवाज देगा। ठीक है, और कर्नल को प्रेस करें, जब सीड को निकाल के अंदर प्रेस करेंगे उंगली के बीच में, फिंगर, पहला फिंगर और थंब के बीच में, तो वो दोनों कोटिलेडन अलग हो जाएगा आराम से। ठीक है, पिचकेगा नहीं, दबेगा नहीं, चपटा नहीं होगा, वो दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, और व्हेन द सरफेस ऑफ द कर्नल इज रफ हार्ड एंड पोर्शन ऑफ द, अगर हम दोनों सीड को हाथ पे से रगड़ें तो सीड कोड जो होता है टेस्टा, जो कलर वाला पतला थिन सा लेयर होता है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मूंगफली का कल्चरल प्रैक्टिसेस और उसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। ओके, अब कुछ मतलब एक है क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से जो मूंगफली पे काम करता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो 2 है, एक इंटरनेशनल है जो इक्रीसाइट है, इक्रीसाइट हमारा पाटन चेरू हैदराबाद में, तो उसका सोरगम है, पर्ल मिलेट, पिजन की चिकपी है, ग्राउंडनट भी है इनमें। इनके 6 जो मैंडेट क्रॉप्स है उसमें ग्राउंडनट एक है। उसी तरह मूंगफली के लिए एक एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर भी डेवलप किया गया है सीआर से, वो जूनागढ़ में है, जो गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको मूंगफली का है। ठीक, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।